स्वागत है आपका यूपी पीसीएस के इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के दृष्टि से सारी चीज़ें जो डिस्कस होनी है उसमें, और इसी में आज हम लोग जीएस 6 की बात कर रहे हैं। ये पेपर है और इसी पेपर में अब हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एमएसएमई की स्थिति के ऊपर हमें कमेंट करना है, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या रोल है यूपी के इकोनॉमी में। जब ये चीज़ें आती हैं ना, तो कुछ खास चीज़ें जाननी है कि एमएसएमई की परिभाषा क्या है। ये हमें नहीं जानना, वो जीएस थर्ड इकोनॉमी का पार्ट है। बट यहाँ पर जब आपको पढ़ना है तो एमएसएमई की कंडीशन यूपी में क्या है, कितने एमएसएमई हैं, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी उनका योगदान, एम्प्लॉयमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। रीजनल इनबैलेंस को दूर करने में कैसे सहायक है। कुल मिला करके एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन यूपी के इकोनॉमी में, यूपी के सोशल डेवलपमेंट में, यूपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले हो रहा है उसके बारे में जानना है। इनफैक्ट दूसरा इससे और भी रिलेटेड एक इश्यूज है कि एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट कौन सी प्लान को रन कर रही है या कौन से प्लान को इनिशिएट कर रही है। यही 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपको अपने आंसर में लिखना है। तो आइए आंसर की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इंट्रो और कंक्लूजन 1 से 10 तक नहीं होगा, कई बार बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप बताएंगे एमएसएमई का बेस क्या है। तो 90 लाख रजिस्टर्ड हैं, 14% ऑफ इंडियाज टोटल एमएसई, मतलब भारत के सारे एमएसएमई का इतना परसेंट यूपी में। दूसरा 89 लाख माइक्रो एमएसएमई ट्रेडिशनल और क्लस्टर, ये यहाँ पर हैं। अब सोचिए 79 लाख हैं सिर्फ एमएसएमई जो ट्रेडिशनल क्लस्टर से जुड़े हैं, जो भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत के प्रतीक है। आगे देखिए डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 की पॉलिसी है यूपी गवर्नमेंट की, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रूरल और सब अर्बन एरिया में है। तो ये 4 पॉइंट पहले पैरा में आपको डिफाइन करना है। सेकेंड पैरा में अगर जब आप इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट, मोर देन 3 करोड़ पीपल कनेक्टेड विथ एमएसएमई, वो इन लोगों को, इतने लोगों को लाइवलीहुड से जुड़े हुए हैं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के भी इक्विपमेंट है। फॉर एग्जांपल 2022 में $16 बिलियन का एक्सपोर्ट इसने किया है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सपोर्ट में 70% यूपी गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट एमएसएमई करते हैं। ये 2 पॉइंट्स एनफ है किसी भी चीज़ के इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। भदोही, मुरादाबाद और फिरोजाबाद के जो एमएसएमई हैं सबसे ज़्यादा उभर के आए। इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 26 की रिपोर्ट है, डेट भी लिखा होगा, हिंदुस्तान टाइम्स में आया। और कुल मिलाकर के ये इंक्लूसिव ग्रोथ के एक इक्विपमेंट है। कंक्लूड लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं जब प्रश्न को लिख रहा था तो मैं खुद ही भूल गया कि ये पहला प्रश्न है, इसमें कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि एमएसएमई की सक्रियता ये देखी जा सकती है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने में इनका एक कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। इट्स एनफ। तो याद रखिएगा एमएसएमई, एक तो उनके डाटाज होने चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, तीसरा इनका एप्लीकेशन पॉइंट कि एमएसएमई यूपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन सा मेजर रोल प्ले कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कौन सा डेवलपमेंट प्लान चल रहा है, या यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्लान गवर्नमेंट एक्टिव कर रही है, इसी का क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो डेवलपमेंट प्लान के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, इसमें एक्सप्रेसवे की भूमिका सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखना है कि कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के लिए क्या है, तो एक्सप्रेसवे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या है, तो एयरपोर्ट बना है, कॉरिडोर है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तीसरा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इन्वेस्टमेंट का एटमॉस्फेयर बना है। चौथा है अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट देखा जा रहा है, खासकर मेट्रो ट्रेन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
पांचवा है पावर और हेल्थ, जैसे सौभाग्य स्कीम। छठा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोर्थ टू थर्ड इन कंट्री गोल इज बिकमिंग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। कहने का मतलब है इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्लान चल रहे हैं उसका असर क्या। एप्लीकेशन प्लांट, एप्लीकेशन क्वेश्चन है। कई बार तो ये पूछ देते हैं भाई गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या आगरा एक्सप्रेसवे जो भी है उनका क्या असर पड़ेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहाँ पर पूछ रहा है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे बना रही है, मेट्रो रेल है, सड़क, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के सड़क हैं, नेशनल हाईवेज वगैरह। ठीक उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो इन सब का असर ओवरऑल पड़ता है। सड़क बनती है तो सिर्फ सड़क नहीं बनती है, सड़क पर लोग चलते हैं और लोग के साथ साथ पूरी इकॉनमी और सोशल लाइफ भी चलती है। और जब एक जगह से दूसरे जगह की कनेक्टिविटी होती है तो दूसरे जगह की सारी आइडियोलॉजी और उसके इम्पैक्ट भी पहले जगह पहुंचते हैं। मतलब शहर से गांव जुड़ता है तो सिर्फ गांव ही शहर नहीं जाता, शहर की कई चीज़ें गांव भी आती है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश के अगर आप बहराइच से लखनऊ आते हैं तो सिर्फ बहराइच से लखनऊ ही नहीं पहुंचते, लखनऊ की चीज़ें भी बहराइच पहुंचती हैं। तो लखनऊ का बाजार भी पहुंचता है, लखनऊ के विचार भी पहुंचते हैं, उसी तरह बहराइच की भी चीज़ें लखनऊ पहुंचती है। तो ये कनेक्टिविटी होती है। तो वही चीज़ें एप्लीकेशन पार्ट है। तीसरे प्रश्न को देखिए, उत्तर प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों पर टिप्पणी करिए। बायोडाइवर्सिटी के जो भी प्लेसेस हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी क्या है। तो एक तो ये जानना है कि आपके यहाँ कितने नेशनल पार्क हैं, दूसरा कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीसरा कितने रामसर या वेटलैंड्स है। एक तो इनका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है 24 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 24 का नाम लिखेंगे नहीं। आप यूपी गवर्नमेंट की डिक्शनरी या डॉक्यूमेंट्स उठा करके देखिए, जो भी 1 2 3 मेन है उनको मेंशन कर दीजिए और मेंशन करने के बाद ये लिख दीजिए मोर देन 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्टिव इन यूपी या सिचुएशन इन यूपी। ठीक उसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट इनके प्रोटेक्शन के लिए कौन सा लॉ इंप्लीमेंट स्पेशली कर रही है इसका भी मेंशन इसमें होना चाहिए। वही चीज मैंने की है। दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, करतनरिया घाट, चंद्रप्रभा टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाराणसी और MS महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ झांसी और वेटलैंड्स। फिर इतना पर्याप्त है। इसी को 5 लाइन में कर देंगे, चूंकि क्वेश्चन 125 वर्ड्स में ही है तो 4 से 5 लाइन, इससे ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। दूसरा है यूपी में बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए एक नेशनल पार्क है, 26 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इटावा लायन सफारी, इको टूरिज्म पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो हालांकि समय बचता नहीं है, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा कि कहते हैं कि सर ये पॉइंट होना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई लिख लो, बट 3 घंटे में 20 प्रश्न लिख नहीं पाओगे। मैं पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि 125 शब्दों वाले प्रश्नों के लिए अगर आप इससे ज़्यादा लिख रहे हैं तो आप अपना टाइम कहीं ना कहीं किल कर रहे हैं, याद रखिएगा। इतने जगह आते हैं, ये है 125 शब्द, मैक्सिमम 5 लाइन। इससे ज़्यादा अगर लिख रहे हैं तो फिर सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ना हो तो आजमा के देख लीजिएगा। मेरे पास तो लंबा अनुभव है एग्ज़ाम देने का और निकालने का और पढ़ाने का भी। चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले फॉरेस्ट रिसोर्स के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कैरेक्टर का कमेंट करें। सीधा सा प्रश्न है। और फॉरेस्ट रिसोर्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टर्स, सबसे पहले आप बताएंगे कि यूपी में कितने टाइप्स के वन होते हैं, दूसरा उन वनों का क्या कैरेक्टर है, तीसरा वो वन यूपी के या वो फॉरेस्ट यूपी के क्लाइमेट को, यूपी के एटमॉस्फेयर को, यूपी के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्टेड करते हैं। इसी चीज को क्रमबद्ध रूप में लिख देना है। जैसे फॉरेस्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तराई, भाबर, ट्रॉपिकल और बिंद रीजन और गंगाटिक बेल्ट्स। और उसके बाद ये
थॉर्न भी है, कटाई वाले वन भी है। ये 5 लाइन ऐसे ऐसे इसको लिखेंगे, पैरा चेंज करेंगे, फिर बताएंगे इनका कैरेक्टर। तो एक तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी में है, दूसरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में है, और इनका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एक एक लाइन करके कर दीजिए, इसमें और ज्यादा लिखने की संभावना नहीं है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डाटा डाल दे, मर्जी है आपकी, बट इसका डाटा इसमें नहीं जाना चाहिए, जो कि अक्सर हो जाता है। तो डाटा लिखने के पहले एकदम सतर्क रहें। जैसे मैं कई सारे प्रश्नों के डाटा को खुल के आपके सामने बिना देखे बोलता हूं, उसी तरह अगर आप इतने श्योर हैं, 100% श्योर हैं, वैसे आप लोग रट्टा रमरने में माहिर होते हैं, कभी मैं भी माहिर हुआ करता था, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स तो रट लेते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू के ऊपर लिखने में हालत खराब हो जाती है। तो मर्जी आपकी, डाटास अगर याद है तो लिखिए, नहीं याद हो तो फिर कंफ्यूज होकर मत लिखिए। जब भी आप फॉरेस्ट रिसोर्स की बात करते हैं तो टाइप्स, कैरेक्टर, इंपॉर्टेंस, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री से कैसे जुड़े हैं, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कैसे इंपॉर्टेंट है, और इनका डिप्रेसिएशन, ह्रास कैसे हो रहा है, और इस ह्रास का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी तक जो भी चीजें रहती हैं, देखने में एक चैप्टर है फॉरेस्ट रिसोर्सेस, बट इससे इतने प्रश्न बन सकते हैं। एक बार स्थिरता से बैठिए, कोई नोट्स या बुक्स निकालिए, इनको पढ़िए, और इन सब के 5-5 पॉइंट्स को आप मेंशन कर लीजिए। पढ़ने का यही तरीका होता है, बट आप लोग कैसे पढ़ते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल मैं भी आप ही के उस कर्मभूमि से आया हुआ हूँ, जरूर 15 साल पहले, 20 साल पहले आ गया, लेकिन अभी भी कोई विशेष रवैया बदला नहीं है। वही रटन घुटन लिखन, कोचिंग का नोट्स ले लो, रट लो, घटनाओं के चक्र में उलझे रहो, तो परीक्षा के समय परीक्षा का मंथन करो और घटनाओं के सागर में डूब जाओ। इससे ना आपकी दृष्टि मजबूत होती है, और ना आपकी पढ़ाई की संस्कृति बदलती है, और ना आपके एग्जाम के प्रति आपका विजन बदलता है। सारी चीज़ें वैसे ही रहती है, वही रटन घुटन तो लिखन। क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में संचालित व्यवसायीकरण से उत्पन्न प्रभाव की समीक्षा करें। इट मीन्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो भी यूपी गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है उसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ। कॉमन सेंस की बात है, अगर कमर्शलाइजेशन होता है तो क्रॉप की क्वालिटी बढ़ती है, दूसरा इनकम बढ़ता है, तीसरा मार्केटिंग से जुड़ाव होता है, चौथा एक्सपोर्ट बढ़ता है, ओवरऑल फार्मर के पास इनकम एक नया आता है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री बढ़ती है, और आफ्टर ऑल जीडीपी का ग्रोथ होता है। 6-7 पॉइंट तो ये हो गए। दूसरा निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? फूड क्राइसिस होती है, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज होने लगता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट के नाम पर जीएम क्रॉप्स का यूटिलाइजेशन होने लगता है। इससे सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल का जो इकोसिस्टम है, या इन्वायरमेंट जो एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है, वो इफेक्टेड होता है। बस यही तो लिखना है आपको, तो लिखिए। ये क्या हो गया, वेट, हाँ, ये प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ, क्वालिटी रिच हुआ, इनकम रिच हुआ, मार्केट से कनेक्टिविटी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ती है, या क्रॉप अलग अलग डाइवर्सिटी होती है कई तरह के, जैसे ड्रैगन फ्रूट्स आपने देखा होगा, चेरी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में अब चाय भी उगाई जा रही है। चैलेंजेस क्या है? तो जो छोटे किसान हैं उनके ऊपर प्रेशर है, इकोसिस्टम बिगड़ता है, फूड सिक्योरिटी का प्रश्न आ जाता है, और इनकम इनइक्वलिटी बढ़ती है। कुल मिलाकर के देखिए, जब भी कमर्शलाइजेशन से जुड़ी चीजें होना तो 2-3 चीज होती है, एक तो प्लान, और दूसरा इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन। सेम चीजें मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री वाले सेक्शन में पढ़ना है, बट अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई 2-3 प्लान बताओ, तो थोड़ा सा उत्तर बदल जाएगा। बट मोटे तौर पर माइंड में ये सारे पॉइंट्स मेंशन रखिए कि प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होता है, क्वालिटी रिच होती है, इनकम बढ़ता है, मार्केट से एक्सेस मिलता है, और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज बढ़ती है, और कई तरह के क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। चैलेंजेस, इसका बेनिफिट वही उठा सकते हैं जो बड़े फार्मर हैं। जनरली जो मार्जिनल फार्मर हैं, सीमांत कृषक, वो इससे बेनिफिशियल नहीं होते हैं। दूसरा, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड, पंजाब का उदाहरण आपके सामने है, उससे इकोसिस्टम गड़बड़ होता है। और जब हर जगह कमर्शलाइजेशन होने लगेगा तो गेहूं चावल जैसे परंपरागत फूड पार्ट्स
रिड्यूस होने लगते हैं। एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत में फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट 3 से 4% है। भारत में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 8 से 10% है। प्रतिवर्ष 30% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रिड्यूस हो रहा है। जिस प्रकार एग्रीकल्चर लैंड्स पर अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या बिल्डिंग्स बन रहे हैं, आने वाले 20 सालों में भारत में फूड क्राइसिस होगी। इट मीन्स जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो फूड प्रोडक्शन का ग्रोथ नहीं है। तो आने वाले 10 सालों में भारत पुनः फूड क्राइसिस के द्वार पर खड़ा हो सकता है। तो ये माइंडसेट रखिएगा। डाटाज से आपके आंसर बहुत साइंटिफिक, टू द पॉइंट और स्मार्ट और रिच आंसर के श्रेणी में आ जाते हैं, जो आमतौर पर हिंदी बेल्ट के बच्चे इस तरह की चीजों को लिखने में अभी उतने एक्सपर्ट होके नहीं आए। यही कारण है पीटी हर साल होता है या पीटी सबका होता है, मेंस सिर्फ कुछ का होता है। इसके पीछे कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सबसे थके हुए प्रश्नों में से एक, उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा देने वाले में क्या समस्या है और यह उत्तर प्रदेश के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है। मतलब फ्लोरिकल्चर को लेकर के क्या प्रॉब्लम आ रही है और उत्तर प्रदेश के यूपी के डेवलपमेंट में फ्लोरिकल्चर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब मैं ये बुक लिख रहा था, बुक भी मैंने लिखी है GS 5 और 6 की, अभी मैं कभी दिखाऊंगा आपको, तो बड़ी प्रॉब्लम आई फ्लोरिकल्चर के डाटास को कलेक्ट करने में कि डाटा कहाँ से लेके आऊँ या किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम तो आई, लेकिन उसको बनाने से एक चीज़ होगा कि हर चीज़ याद हो गई। सबसे बड़ी समस्या कि एक कोल्ड स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है। दूसरा, कहाँ रखेंगे फूल जो खराब हो जाते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है कि एक जगह से फ्लावर दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए। तीसरा, मीडिएटर्स बहुत हैं, मतलब फूड उगाने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है और बेचने वाला कोई और है। तो ऐसे में जो फूल उगाने वाले हैं उनके पास बहुत कुछ नहीं बचता है। एक आंकड़े बताता हूँ, 10 रुपए फूल बिकता है तो उसमें 3 रुपए दुकानदार खा जाता है, 3 रुपए बिचौलिया खा जाता है, 2 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है और सिर्फ किसान को 2 रुपए मिलते हैं। मतलब 2 रुपए में किसान बेच देता है और बाजार तक जाते जाते उसकी कॉस्ट 80% तक इंक्रीज कर दी जाती है, हो जाती है। तो ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैं पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल निकला था कि फ्लोरिकल्चर को लेके यूपी में क्या सिचुएशन है। हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ एडिशन जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि यूपी की सारी एग्जाम रिलेटेड डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन वही मिलती है। दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान का जो हिंदी वर्जन है उसमें थोड़े डाटास कम होते हैं, क्योंकि उनका पाठक वर्ग एंटरटेनमेंट खोजता है। थोड़ा सा प्रबुद्ध अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो फालतू न्यूज़ होती है उसमें। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स, मतलब गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी। एक गेंदे का फूल इतना छोटा होता है और एक गेंदे का फूल इतना बड़ा होता है। तो आप खुद सोचिए, वरमाला अगर बनाना हो तो छोटा फूल चाहिए या बड़ा फूल। मैं तो देख के दंग रह गया। लखनऊ एक फ्रेंड के शादी में गया था, 13,000 रुपए का वरमाला एक था। मैंने पूछा वरमाला ही चाहिए ना, कि या पूरा बॉडी ही ढक देना है फूलों से। लेकिन बच्चे की एक ही शादी थी, बच्चे की एक ही शादी होनी होती है, तो कहा भाई ये बड़ा वाला ही चाहिए। मतलब जितना बड़ा दूल्हा नहीं उतना बड़ा वरमाला, और उसका वजन इतना, 2 लोग तो उठाने में लगे। और 13,000 रुपए का वरमाला कह सकते हैं। तो वो सारे हाइब्रिड बीज से बने हुए थे, स्पेशली वरमाला बनाने के लिए इतना हेवी गेंदे के फूल का वो एक हाइब्रिड बीज आया। पांचवा है पेस्ट और डिजीज इम्पैक्ट, बहुत से रोग होते हैं। फिर एक नेचुरल डिजास्टर, मौसम की मार फूलों पर सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो कुछ इतनी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सोचना है या जिसके बारे में आपको समझना है। अब आप बात करते हैं कि फ्लोरिकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है यूपी के डेवलपमेंट में। देखिए, कुछ प्लान्स तो या कुछ आंसर्स आपके कुछ ये पॉइंट्स हर आंसर में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। क्या
इनकम में इंक्रीज कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्पफुल हो सकता है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में हो सकता है, एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज में, और फिर टूरिज्म और डेकोरेशन में। डेकोरेशन ये देख लीजिए कि ये पांचों पॉइंट आप बहुत से आंसर में मेंशन कर सकते हैं। जैसे भगवान के ऊपर जो चढ़ता है वो छोटा सा फूल होता है गेंदे का, वरमाला में इतना बड़ा होता है, और जो डेकोरेशन में होता है यूज वो अलग होता है। कभी फूलों के मार्केट में अब जाइएगा तो ऑब्जर्व करिएगा कितने टाइप के फूल बिकते हैं, और बहुत बड़ा मार्केट है अपने उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा आंकड़े में बता दूं आपको फ्लोरिकल्चर का क्या कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। उसी हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने निकाला है। जो ट्रेडिशनल क्रॉप उगाते हैं किसान ना, उससे 6 गुनी ज्यादा इनकम होती है फ्लोरिकल्चर से। आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत 10 से 60,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है पर हेक्टेयर। ये आंकड़ा याद होना चाहिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 10 से 60,000 सब्सिडी पर हेक्टेयर, ऐसे ही लिखा करिए ताकि आपको शॉर्ट में याद रहे। प्रोडक्शन की बात करें तो इतने हजार प्रोडक्शन हुए और लगभग 4500 हेक्टेयर इनका है, और 1 हेक्टेयर फूलों की खेती से किसान पर ईयर 12 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो फिर हम लोग मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में पढ़ा के क्या कर रहे हैं, गांव में ज़मीन खरीदे और फूल उगाए। मैं तो यही सोच रहा हूँ बाबा जी के आने के बाद से कि दिल्ली के पॉल्यूटेंट एरिया में रहने की अपेक्षा चल के उत्तर प्रदेश में बसा जाए और कुछ खास चीज़ें उगाई जाए जिसमें एक फूलों की खेती भी है। लेकिन यही कहेंगे कि भाई डॉक्टरेट किए, पीएचडी किए, इतने दिन तक रहे, अब आके फूल बेचोगे, तो बाप दादा की जो एक चीज़ें होती हैं वो पीछा नहीं छोड़ती। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लड, ड्रॉट जैसे डिजास्टर के आइडेंटिफिकेशन हेतु, शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मौसम पूर्वानुमान संबंधी जो एक तरीके से मैनेज परिस्थितियों, मतलब उत्तर प्रदेश में जो वेदर फॉरकास्टिंग कंडीशंस हैं उनका क्या रोल है नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करने में या आइडेंटिफाइड करने में, और गवर्नमेंट ऑफ यूपी कर क्या रही है। पिछले साल ये प्रश्न आया था। देन बच्चों को पता लगा कि लखनऊ में मौसम केंद्र भी है। इसका एप्लीकेशन मैंने डाला है कि ये क्या हो रहा है प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। ड्रोन सर्वे हो रहा है सारे नदियों का। दूसरा, साइंटिफिक फ्लड कंट्रोल मेथड एडॉप्शन चल रहा है, मतलब बाढ़ नियंत्रण तकनीक। तीसरा, सारे डेटा का कलेक्शन हो रहा है और उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। ड्रॉटफुल मैनेजमेंट भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, और टेक्निकल एप्लीकेशन का प्रयोग डिजास्टर को समझने के लिए किया, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता, सॉइल मॉइस्चर, रेनफॉल पैटर्न, वर्षा का पैटर्न को समझने में हो रहा है। ये आपके आंसर में होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर 200 प्रश्नों में आता है तो आईएमडी की चर्चा होनी चाहिए कि इसका कवरेज मोर देन 75 जिले में, डिस्ट्रिक्ट्स में। दूसरा, स्टेट एडवाइजरी बॉडी भी इस पे काम कर रही है। तीसरा, टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन बने हैं, 100 जगह पर ये एक्टिव है, और 7 से 10 किलोमीटर के डिजास्टर को ये कैप्चर करते हैं। डॉपलर रडार लखनऊ में लगा है। फिर उसके साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, और इसके तहत ये 3 चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एडवाइजरी बॉडी, रेन मतलब वर्षा के पैटर्न को समझना। सेंटर वाटर कमीशन भी एक्टिव है जो कि उत्तर प्रदेश के पंचायतों के साथ काम कर रहा है। आप खुद कल्पना करिए, एक बच्चे के आंसर में ये सारे पॉइंट्स हैं और दूसरे में सिर्फ कथा और कहानियां हैं जो आप घटनाओं वाले चक्र से उठाते हैं। किसको मार्क्स मिलेंगे? पीटी में तो इलाहाबाद जैसे, बार बार इलाहाबाद निकलता है। पीटी में प्रयागराज जैसे सेंटर्स की भरमार और वर्चस्व होता है, बट मेंस में टॉर्च लेके खोजना पड़ता है कि किसका मेंस हुआ। कारण बजरंग बली की तरह इलाहाबाद भी
प्रयागराज भी सोया हुआ शहर है। किसी भी नए किताब के फैक्ट को रट के बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन सोचने का प्रयास तो कभी करते ही नहीं है। सोचते हैं हाँ कि ट्रंप क्या करेंगे, बांग्लादेश में क्या होगा, मोदी क्या करेंगे और योगी क्या करेंगे, लेकिन जहाँ सिलेबस के ऊपर सोचना है, डिबेट करना है, वहाँ दूर दूर तक आपको एक वैक्यूम क्रिएट मिलेगा। आगे देखिए, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी की पॉलिसी क्या रही है। सीधी सी बात है, जब बात होती है स्किल डेवलपमेंट की तो पहले पॉलिसी, फिर उसका एम्बिशन, फिर उसका कैरेक्टर, फिर उसके सिलेबस और फिर उसको जो डिग्री दी जाती है ये जानना है। दूसरा, पॉलिसीज के रूप में क्या रहा है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का अचीवमेंट क्या रहा है, मतलब 2016 से लेकर 2025 तक का कंडीशन क्या रहा है। यही चीज़ें हैं, पहले पैरा में आप बताएंगे, इंट्रो की जरूरत नहीं है। यूपी स्किल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव, स्पेशलिटी, कोर्स एंड सर्टिफिकेशन। पैरा चेंज करेंगे। सीएम अप्रेसेंट सॉरी ये में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसका एम और फीचर्स बताएंगे। पैरा चेंज करेंगे। प्रोजेक्ट प्रवीण का नाम मेंशन होना चाहिए, जिसकी प्रमुख जिसका लक्ष्य है स्कूली जाते हुए बच्चों को वोकेशनल कोर्स से जोड़ना। तो 9 से 12 क्लास के बच्चों को जोड़ा जाता है। टेक्निकल एजुकेशन का प्रमोशन चल रहा है। चलाओ अभियान आईटीआई, इसमें टाटा का भी एक रोल है। जैसे अपग्रेडेशन प्रोग्राम में टाटा 149 आईटीआई को मॉडर्नाइज्ड कर रहा है यूपी के, और ठीक उसी तरह 2025 के सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ साथ एक जिला एक उत्पाद भी इसमें शामिल है। सीएम यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी है, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी है, जाके आप वहाँ कह सकते हैं कि मुझे रोजगार चाहिए। और मॉडल कैरियर का भी हो सकता है। और एम्प्लॉयमेंट जिसमें कहा जाता है कि 70% लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा, नहीं प्लेसमेंट मिला तो 20% फी वापस वगैरह। मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो यूपी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड लोगों को अलाउंस या भत्ता दिया। उस दिन मुझे पता लगा कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी होता है। जरूरत नहीं पड़ी कि रोजगार के लिए जाके नाम लिखाएं, क्योंकि ऐसे तो मिलता नहीं है। बट जब यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इतने रुपए देंगे तो लोग दौड़ पड़े। तो ब्रिटिश एरा में ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लिखा गया था कि रोजगार चाहिए। हमारे बाप जान को तो नहीं मिला, दादा जान और परदादा जान को जरूर वहां से जॉब मिला था। वो लोग बताते हैं। परदादा जी कहते हैं कि मैंने जब 8वीं पास की तो ब्रिटिशर्स ने कहा नौकरी करेगा, तो मैंने कहा हाँ, तो जा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिखा दे। तो नाम लिखाए और उनको 2 दिन बाद ही कॉल आ गई। वो भी एक युग था ब्रिटिश एरा में। थोड़ा सा आंकड़ों की बात करें, स्किल डेवलपमेंट का क्या कंडीशंस है। तो इतने ट्रेनर हैं, ध्यान दीजिएगा, एवरेज पर मंथ इतने रुपए कमा रहे हैं। 34 टाइप के एरियाज को कवर किया जा रहा है, इतने कोर्स हैं। और बाबा जी के राज में यह 2017 से 25 तक इतने लोग ट्रेंड हो चुके हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, इतने जॉब मेला हुए हैं, और इतने डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी महिलाएं ट्रेंड हुई। हिंदुस्तान टाइम्स 16 जनवरी 2026 का लेख है, वहां से मैंने कवर किया। आइए, नमामि गंगे जैसे नेशनल मिशंस यूपी गवर्नमेंट की भागीदारी को कैसे एक्टिव कर रहे हैं, या नमामि गंगे मिशन में यूपी गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले कर रहा है। सीधा सा पूछा है, नमामि गंगे जैसे अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका क्या है। बट इस चीज को एक्सप्लेन करने के पहले मैंने यहाँ ये चीज बनाया था अभी, तो मुझे याद था, जब भी आप गंगा के पॉल्यूशन की बात करें ना, पढ़ें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने नाले गंगा में आके गिरते हैं। दूसरा, यूपी में कितने सिविल हैं जो गंगा के प्रदूषण को साफ करने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक उसी तरह यूपी में कितने संयंत्र हैं। ठीक उसी तरह यूपी के गंगा नदी का बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। ठीक उसी तरह WHO की रिपोर्ट क्या कहती है।
ठीक उसी तरह अदर अन्य और रिपोर्ट में गंगा के प्रदूषण की क्या स्थिति है। मुझे एक एक चीज याद है क्योंकि मैंने लिखा है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एकदम उतर के कैसे आत्मसात करके लिखा है, बताने की जरूरत नहीं है, बिना देखे मैं आपको बोल सकता हूँ। दूसरी चीजें हैं जो नमामि गंगे को लेकर के हैं, मतलब एसटीपी का क्या रोल है, और जो भी एसटीपी हैं सिर्फ उसमें 60% तक प्रभावी हैं या इफेक्टिव है। उसी तरह कानपुर, मथुरा और बंथरा, तीन जगह पर इंडस्ट्रियल कचरा सबसे ज्यादा आता है। मथुरा में तो गंगा नहीं बनती, बट मथुरा से जो नाले आते हैं वो बहुत प्रदूषित करते हैं। और भी सबसे बड़ी बात जो उभर करके आई कि गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए 33,000 हेक्टेयर इलाकों पर जो गंगा नदी के किनारे हैं वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। कछुओं को रखा गया है ताकि इकोसिस्टम हो। दीपोत्सव मनाया जा रहा है, गंगा महोत्सव बनाया जा रहा है। ये तीन चार जो परिदृश्य मैंने अभी आपको बताए, ये सिर्फ अखबारों को पढ़ करके मिला है। तो ये सारी चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। आई थिंक उतना ही है ना, देख लो। हाँ जी, 33,000 हेक्टेयर, मुझे 30,000 याद आ रहा था, इतने करोड़ रुपए वगैरह। तो जैसे एक पॉइंट एनफ है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें इतना ही इफेक्टिव है, यूपी में हुआ है ऐसे। ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज तो एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, व्हाट इज नमामि गंगे and what is the ambition of Namami Gange and what is the contribution of UP, especially pollution free गंगा। लेकिन अभी जो मैंने आंकड़े आपको याद करके बताए हैं ना, वो ऐसे नहीं बताए हैं, मतलब लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, और सबसे बड़ी बात कॉपियों को जांच करते करते याद हो जाते हैं, बट बच्चों को याद नहीं होता। जिन्हें मेंस लिखना है वही नहीं याद कर पाते। और 90% कॉपी ऐसे होती है ना, मैं आपको सच बताऊं, बिलो 50% होती हैं, बट ऊपर से आदेश होता है कि भाई कम से कम 55 से 60% नंबर दीजिए। मैं नहीं देता, मेरी अंतरात्मा इजाज़त नहीं देती, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि एक अगर डिप्लोमेट बनना है तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने स्टेट के प्रैक्टिकल सिचुएशन के प्रति अपडेट रहें। मैं 20 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, बट मेरे अंदर से उत्तर प्रदेश गया नहीं है, उतना ही आज भी जीवित है। इसका प्रमाण मैंने आपके सामने रखा। आइए, नमामि गंगे सीवेज ट्रीटमेंट, पहला पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। दूसरा, रिवर फ्रंट और घाट डेवलपमेंट में क्या रहा। तीसरा, गंगा ग्राम सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट में क्या रहा। चौथा, बायोडाइवर्सिटी ट्री प्लांटेशन, जैसे टर्टल छोड़े जा रहे हैं, रिवर साइड इकोसिस्टम अच्छा किया जा रहा है, और इंडस्ट्रियल वेस्टेज मॉनिटरिंग के ऊपर कंट्रोलिंग चीजें। मतलब कुल मिला के यूपी गवर्नमेंट गंगा सफाई के लिए क्या कर रही है, वही योगदान है नमामि गंगे में। बच्चे ये रट के आते हैं, सर उत्तर प्रदेश में गंगा यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ निकल जाती है। बाद में पूछता हूँ, ये बताओ, जिस दिन तुम जिस दिन तुम प्रयागराज के नगर आयुक्त हो जाओगे और गंगा की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होगी। इंटरव्यू में बच्चे आते हैं, मुंह बन जाता है। या फिर जिनका भी घर गंगा के अगल बगल होता है उनसे कंपल्सरी ये प्रश्न बनता है, क्योंकि कभी भी उन्होंने गंगा को एडमिनिस्ट्रेटर की तरह न देखा है न समझा है। वो सिर्फ गंगा को वही राम तेरी गंगा मैली के हिसाब से देखते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा संगम में डुबकी लगाने वाले रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। आइए, उत्तर प्रदेश को एक डेवलप्ड स्टेट बनाने में बैरियर और चैलेंजेस क्या है। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश। आइए, पूछ रहे हैं यूपी डेवलप्ड कैसे होगा और चैलेंजेस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। दूसरा, अनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। चौथा, अर्बन और रूरल एरिया का गैप ज़्यादा है। पांचवा, पब्लिक है स्किल्ड नहीं है। छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। सातवां, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। आठवां, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है। नौवां, जो फार्मर है उसमें इतने परसेंट मार्जिनल कृषक हैं। 10वां, लोग सरकारी नौकरी के घूस खा के गुंडई करना चाहते हैं। ये पॉइंट नहीं लिखना है, जो कि रियलिटी है। 9 पॉइंट लिख दीजिए। पॉवर्टी, प्रॉब्लम, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लैक ऑफ एग्रो एंड अदर इंडस्ट्रियलाइजेशन,
इनइक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल डिस्पैरिटी, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लो एसडीआई और ब्यूरोक्रेटिक, लाल फीता शाही, रेड टेप प्रॉब्लम। समझ में आया? अब इस तरह के प्रश्नों को लिखने के लिए कुछ विशेष दिमाग की जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट लिख देंगे एनफ है। मैंने तो 8 बताया, 2 और भी। आगे देखिए, अब आ रहे हैं 200 शब्दों के प्रश्नों में। यहाँ पर आपको इंट्रो और कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। बोर तो नहीं हुए आप लोग? थोड़ा सा मैं थक गया हूँ। आई थिंक बोर तो नहीं हो रहे होंगे, इतना मैं भी जानता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है? एग्जामिन करिए, परीक्षण करिए। थका हुआ सवाल है। इस तरह के प्रश्नों को डील करने में मजा नहीं आता। 6 पेपर थोड़ा मेरे लिए बोरिंग है, 5 पेपर उतना ही इंटरेस्टेड है। 6 पेपर में सिर्फ फैक्ट वैक्ट है, बट 5 वाले पेपर में एक्सप्लेन करने में पूरी इंटेलिजेंसी, खुद की सोच, एप्लीकेशन नॉलेज और एक्सप्लेन करने का एक एरा मिलता है, तो मज़ा आता है। चाहे 5 हो, चाहे एथिक्स का पेपर हो या जीएस 3rd और 2। फर्स्ट में सोसाइटी में मज़ा आता है, हिस्ट्री में एकदम बकवास लगता है, हालांकि मेरा ऑप्शनल रहा है। उसी तरह पॉलिटी का पेपर खूब अच्छा है, आईआर का और मज़ा आता है। 3rd में आइए तो साइंस टेक रूल आता है, बेकार लगता है। इकॉनमी थका देता है, बट सिक्योरिटी में मज़ा आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट रट रटाए, बट सबसे मज़ा आता है आपका ये 5 में, एसे में और एथिक्स में। अगर ये 3 पर आपने कमांड कर लिया तो आपकी रैंक लग जाएगी। सबसे ज़्यादा जो बच्चों के मार्क्स मिले हैं, जो टॉप किए हैं, थोड़ा उनको उठा के देखिए। मैक्सिमम मार्क्स उन्होंने एसे में खींचे हैं, एथिक्स में खींचे हैं और जीएस 3rd में। इनफैक्ट जीएस 1 में हिस्ट्री उस्ट्री तो बस खुदा गवाह। आगे आइए, क्या है भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी इन यूपी गवर्नमेंट में? सबसे पहले मेजर पॉलिसी को करना है। क्या करना है? सबसे पहले इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशनल पॉलिसी, प्रमोशनल पॉलिसी 2022। पहला पॉइंट ये होगा, इसे लिखेंगे इंट्रो के बाद। अच्छा, इंट्रो क्या लिखेंगे? कभी कभी बच्चे ये भी पूछ देते हैं, चल भाई बता देता हूँ। औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसके विकास के लिए कई सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ली, बस कथा कहानियां होती हैं। दूसरा, एमएसएमई मोटिवेशनल या प्रमोशनल पॉलिसी, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे। तीसरा, पर्टिकुलरली बाबा बुलडोजर या सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, सीएम यूथ इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कंपनी, जिसमें 21 से 40 साल के युवाओं को 5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। निवेश मित्र स्कीम में जो अमेंडमेंट किया गया, ईज फॉर डूइंग बिजनेस। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी एक्सप्रेस वे बने हैं, और एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कुल मिलाकर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया जैसी कोई पॉलिसी यूपी में नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कई सारी अलग अलग योजनाएं या प्लान्स एक्टिव हो रहे हैं, जिनका एक आउटपुट होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूपी। आगे देखिए, कुछ ये भी अखबार में बता दो। हिंदुस्तान टाइम्स 26 दिसंबर 2025 को ये निकला हुआ था, लखनऊ वर्जन में। इतने न्यू इंडस्ट्रीज एक्टिव हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इतने इंडस्ट्रीज एक्टिव हैं, इतने लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब इतने हुए हैं। तो आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में 75 लाख है और गवर्नमेंट सेक्टर में 7.5 लाख। इसमें पुलिस होंगे, टीचर्स होंगे, वगैरह वगैरह। स्किल डेवलपमेंट, 16 लाख लोग स्किल्ड हुए और बेरोजगारी दर पहले 19% थी अखिलेश बाबू के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी वाली गवर्नमेंट में, और बाबा जी के राज में इतनी हो गई। हंसी आती है देख के, लेकिन अफसोस होता है कि डिप्लोमेट बनना है तो इस डाटा पे ही आपको रहना पड़ेगा। मतलब बेरोजगारी दर सिर्फ 2% है, हद है। 30,000 से भी ज्यादा बच्चे तो सिर्फ इलाहाबाद में प्रति वर्ष बेरोजगार होते हैं। 33,000 आंकड़ा है।
ये पॉइंट आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए कि बैरियर क्या है, सॉरी डेवलपमेंट पॉलिसी का क्या असर पड़ा है। तो अच्छे से लिखिए, डिप्लोमेट बनने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ चलना भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूछ रहा है कि स्टेट के जो बजट्स होते हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो प्रायोरिटी क्या है, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। फार्मर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट की है तो उसमें क्या कर रही है, बस नॉर्मल सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख लीजिए, यूपी के बजट 25-26 में जो प्रायोरिटी है उसको आइडेंटिफाई करिए। प्रायोरिटी पूछ रहे हैं तो प्रायोरिटी के बारे में बताइए कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतना फंड डेवलप अलॉटमेंट हुआ और 4 न्यू एक्सप्रेसवे की बात की गई है पिछले साल। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की गई है, इतने लाख वुमेन टारगेटेड हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात की है, 11% फंड अलॉटमेंट हुआ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए ये किया गया और पीएम कुसुम के लिए ये किया गया। स्किल डेवलपमेंट के लिए 11% फंड है, हेल्थ और वेलफेयर के लिए। और फिर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ये किया जा रहा है। रूरल डिजिटल डेवलपमेंट के लिए ये किया जा रहा है जिसमें जीरो पॉवर्टी कंपेनिंग है। और स्पिरिचुअल कल्चर टूरिज्म के लिए कृष्ण जी की नगरी मथुरा और कालीन भैया की नगरी मिर्जापुर के लिए किया जा रहा है। कंक्लूड कर दीजिए। अब देखिए ये ना थका हुआ प्रश्न है, थका हुआ मतलब याद नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं होता, कुछ खास डाटा ही याद होते हैं। बजट के आंकड़े में अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट आप लोग कैसे भी इस चीज़ को रटिए, मर के करिए, जी के करिए। बजट का अलॉटमेंट इतना है और मोर देन पिछले साल से इतना ज़्यादा अलॉट हुआ, ये याद हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 13 नंबर पर आइए, पूछ रहा है यूपी के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके स्टेटस पर कमेंट करिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में उनके रोल को प्ले करिए। यूपी पीसीएस में ना जानबूझ के कुछ टॉपिक्स ऐसे उलझाऊं और उबाऊं दिए हुए हैं ना कि सर पीटने को मन करता है। किसी किसी में 2 ही टॉपिक बनते हैं, उसको आपने अलग यूनिट दे दिया, क्या मतलब है उसका। कुछ अच्छी चीजें पूछते हैं जिसमें माइंड का कैलकुलेशन अच्छे तरीके से हो, और ये बच्चे को आप रटंत घुटंत बना दे रहे हैं। क्या लिखेगा इसमें मैं बता देता हूँ। एक लखीमपुर खीरी है, 23 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 24 से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये प्रॉब्लम है, यही तो लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे इसमें। प्रोटेक्टेड एरिया 1+26 याद रखिए, कहाँ कवर करते हैं। दूसरा स्टेटस और चैलेंजेस क्या है, जैसे वॉचिंग शिकार, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। लखीमपुर खीरी में 13 बार घटना हो चुकी है जब गुलदार या बाघ शेर इंसानी बस्तियों पर अटैक करते हैं। गवर्नमेंट एफर्ट क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी में कैसे रोल प्ले कर रहा है। 4 मेजर सर्विसेज एक्टिव हो रही हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रही हैं। कुछ कॉरिडोर्स बने हैं पशु पक्षियों के लिए ताकि उनकी जो जेनेटिक्स है वो प्रोटेक्टेड हो सके। आनुवांशिक विविधता संरक्षण, कई जगह पर लायन सफारी की तरह इको टूरिज्म को मोटिवेट किया जा रहा है। और एजुकेशनल अवेयरनेस, जो भी बॉटनी और जूलॉजी वाले हैं, बायोटेक वाले हैं, वो भी स्टडी करते हैं। कंक्लूड करिए, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, संरक्षण के साथ साथ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। अब आप मुझे ये बताइए इस प्रश्न के किस एंगल से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के गुण का कैलकुलेशन हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रश्न से किसी व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक गुण है या नहीं है। टोटली रट्टू तोते वाले प्रश्न है। हाँ, ये जरूर पूछ सकते थे कि उत्तर प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीव अभयारण्य की भूमिका लिखिए। तो अगर अपने माइंडसेट से लिखते ना तो बेहतर होता। अब उसमें पॉइंट डालना, आंकड़े डालना कैसे याद होगा, इसे कैसे पता लगेगा। जैसे लखीमपुर खीरी के एक बच्चा आया था तो मैंने ये पूछा, ये बताओ
लखीमपुर खीरी में ही दुधवा नेशनल पार्क क्यों है? मैंने क्यों पूछा, क्यों का उत्तर ही नहीं दे पाया। बोला पूछा है, उसकी सारी लंबाई चौड़ाई चौहद्दी बता रहा है। मैंने पूछा क्यों है? चंबल में घड़ियाल क्यों पाए जाते हैं, मैंने पूछा उससे। या अभी गंगा नदी में डॉल्फिन्स खूब पाई जा रही हैं, क्यों? तो उसने क्यों का उत्तर यहां दे दिया कि सर पानी साफ हो गया, बोर्ड अच्छा हो गया है, सीवेज ठीक ठाक हो रहे हैं, तो फिर डॉल्फिन आ गई है। इसका मतलब कोई पानी में अगर पानी के रहने वाले जीव आ जाते हैं तो मतलब पानी उनको सूट कर रहा है। तो यही बात थी। तो मैंने फिर पूछा, और आप सभी लोग तैयार रहिए, यूपी में जिनके घरों के अगल बगल ये चीजें हैं, क्यों का उत्तर खोजिए, क्योंकि इंटरव्यू यहीं से शुरू होगा। तभी आपका मेंस का पूरा एरा क्लियर होके आएगा। ये पूछ रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य की जरूरत क्यों है भाई? तो क्यों सिर्फ हमें तमाशा दिखाने के लिए नहीं बना, उसका कुछ एक एम्बिशन होता है, वही जानना चाहता है एग्जामिनर। आइए, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को किस तरह डाइवर्सिटी फेस देता है और इसके प्रेजेंट एस्पेक्ट को एनालिटिकल एक्सप्लेन करिए। कह रहे हैं जो यूपी का हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी, एक तरफ गोरखपुर है, दूसरी तरफ मिर्जापुर है, तीसरी तरफ कानपुर है, चौथी तरफ सहारनपुर है। ये पूरी पूर है और इन सारे पुरों की अपनी कहानी है। कहीं भौकाल है, कहीं मिर्जापुर के कालीन भैया हैं, भौकाल के कौन फौजी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं इनकाउंटर वाला वो क्या नाम है जो कल्याण सिंह को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था, गजराज सिंह, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, शुक्ला, वो है। सबकी अपनी मिट्टी की पैदाइश है, ये तो क्रिमिनल हो गए, ये नहीं जानना। हाँ, ज्योग्राफी भी उसी तरह है, कोई खूब वर्षा युक्त है, कोई व्यापारी वाला क्षेत्र है, कोई एग्रीकल्चर बेल्ट है, कोई सूखा एरिया है। हर जगह की अपनी विशेषता। आइए देखते हैं। एरिया में इतने स्क्वायर किलोमीटर, शिवालिक से लेकर मैदान और पठार में, ये दो चीज आनी चाहिए। पैरा चेंज करेंगे। 3 मेजर पार्ट्स हैं। क्या है भाई? भावर तराई, सेंट्रल गंगा प्लान, गंगेटिक प्लान और दक्षिण का पठारी रेंज। ये तीनों पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में कॉमा दे दे के लिखेंगे, पैरा चेंज करेंगे। इन 3 प्रमुख इलाकों की सक्रियता, हाउ टू एक्टिव, 2 लाइन उसके बारे में लिखेंगे, पैरा चेंज करेंगे और फिर बताएंगे इनका स्टेटस क्या है। तो भाई ये एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट के रिसोर्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मिनरल्स प्रदान करते हैं, टूरिज्म की, बायोडाइवर्सिटी के सेंटर हैं और कल्चरल ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी को, मतलब उत्तर प्रदेश की विविधता हमारे बीच में कैसे हैं। तो भाई खनिज देते हैं, वन संसाधन देते हैं, प्राइमरी सेक्टर को रॉ मटेरियल देते हैं, हमारी संस्कृति को बताते हैं और जितने भी पशु पक्षी हैं उनके निवास स्थल है। यही है विविधता। मतलब कुल मिला के एग्जामिनर यहाँ ये जानना चाहता है कि जो भी यूपी की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, एक तो उसके कैरेक्टर क्या है, दूसरा इन डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कहीं विंध्याचल के पहाड़ मिलेंगे आपको, तो गोरखपुर में लहलहाते हुए फसल बाबा जी के पीठ के अलावा वो भी है। तो वेस्ट यूपी में जाएंगे तो एकदम हरियाली मिलेगी। भौकाल वाले शौकीन भाई जो हैं नवनीत सकेरा, उनके अलावा भी है। उसी तरह बुंदेलखंड में जाएंगे तो सूखा भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें, तो एक बार जब आप यूपी को देखेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो फिर लिखना एकदम आसान हो जाएगा। 3-4 पॉइंट्स तो लिखने होते हैं। कंक्लूड करिए कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इकोनॉमिक बैलेंस के अलावा इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैलेंस में भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, यूपी के द्वारा साहित्यकारों के कल्याण के लिए किसी को 2 योजनाओं की चर्चा करिए प्रभाव। मतलब ये मैं लिख रहा था तो मुझे रोना आ रहा कि लेखकों के डेवलपमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट की 2 योजनाएं बताइए। तो उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान भारत भारती संस्थान उपहार पुरस्कार देता है। उसके अलावा 2 प्लान है। थका हुआ क्वेश्चन क्या है? साहित्यकार कल्याण कोष, लिटरेरी वेलफेयर फंड स्कीम, इसका डिस्क्रिप्शन और इम्पैक्ट। और दूसरा है पब्लिकेशन ग्रांट स्कीम, डिस्क्रिप्शन और इम्पैक्ट कंक्लूड कर दीजिए। बट यूपी गवर्नमेंट भारत भारती भी देती है। इतना पैसा लोहिया वाले लोहिया आ गए, फिर सावरकर वाले सावरकर ना आकर के वाजपेयी के नाम पर देने लगे। हिंदी गौरव, बाल साहित्य, ये सब
क्या मैं बोलूं, रुलाई आ जाती है। इलाहाबाद में, सॉरी, प्रयागराज में पढ़ाई करते वक्त मैंने मधुमक्खी पालन का 1 हफ्ते का कोर्स किया था। 1 रुपए की फीस दी सिर्फ जानने के लिए कि कैसे किया जाता है। और बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाले प्रोग्राम देखा करता था नेशनल ज्योग्राफी में। तो मुझे लगता है कि जितने अमेरिका के बड़े बड़े लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं, कोई मधुमक्खी पालता है, कोई मछली मारता है, कोई फ्रूट्स उगाता है। तो उस समय बराक ओबामा रिटायर होके मधुमक्खी पालन करने गए, तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस था। तो मैंने बोला कि मैं भी मधुमक्खी पालने की सोच रहा हूँ। गया, 1 रुपए की फीस दी, 3 दिन 4 दिन गया, फिर बुखार उतर गया। कारण कि भारत अमेरिका नहीं है और हमारा गांव भी टेक्सास नहीं है जहां मधुमक्खी उगाएंगे तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तुरंत कोई एक ढेला उठाएगा और मधुमक्खी के छत्ते पर मार देगा, अगला ढेला मेरे ऊपर मारेगा और हमारे बाबूजी ही मारेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि स्वरोजगार के नाम पर इस तरह की जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनके फेलियर होने का, उनके सक्सेस न होने के पीछे यही हमारा मेंटेलिटी है। ऑफिस में एक बाबू बन जाना या एक पीसीएस आईएएस अधिकारी बन जाना दूर दूर तक यश गान करता है, लेकिन मधुमक्खी पालन करके लाखों रुपए का महीना कमाना वो सोसाइटी में प्रेस्टीज नहीं दिला पाता। शायद यही कारण है कि हिंदी बेल्ट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जो भी मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट वो फेल हो जाती है। थोड़ा सा समय बदलेगा तो होगा, देखा जाएगा। तो भाई एपी कल्चर का क्या कंडीशन है? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है? तो कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा, पेस्टिसाइड्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, डिजीज भी बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से मधुमक्खियां मर जा रही हैं। मौसम का बदलाव होता है, जैसे बारिश ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो मधुमक्खियां मर जाती हैं। वेदर फ्लक्चुएशन, इम्पैक्ट एंड माइग्रेटिंग बीकिंग। जो रानी मक्खी अगर चली जाती है, उस दिन मुझे पता लगा कि रानी चली गई तो एक रानी मक्खी गई तो जितने उसके राना मक्खा मधुमक्खा जो होते हैं, जेंट्स मक्खन मक्खा, उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। मतलब ये प्रजाति, ये गुण पशुओं में भी है और इंसानों में तो है ही। मार्केटिंग और फेयर प्राइस की प्रॉब्लम है और लैक ऑफ टेक्निकल स्पेशलिटीज वो भी देखी गई है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। आइए जब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी भाई अगर इसको उगाते हैं तो रिच एग्रीकल्चर बेस्ड रिसोर्स बन सकता है, बी फ्लोरा। दूसरा, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, फ्री ट्रेनिंग दे रही है, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है, एक इनकम का रिसोर्स बढ़ रहा है। आइए, लेकिन इसका फेलियर क्यों है? मैंने अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आपको। तो एग्रीकल्चर इन यूपी, एपी कल्चर इन यूपी, ये देखिए जब आप एपी कल्चर पढ़ते हैं ना तो आप जानिए एपी कल्चर रूरल डेवलपमेंट में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, एपी कल्चर सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, एपी कल्चर हॉर्टिकल्चर में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, एपी कल्चर एमएसएमई लघु उद्योगों के रूप में कैसे यूपी में एक्टिव है, एपी कल्चर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर रहा है। अब आप पूछेंगे ये सब इतना मुझे एकदम तड़ तड़ याद कैसे है? मैंने ही लिखा है। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद आता है ना कि जब मैं सीखने गया ना तो वहाँ के डायरेक्टर ने मेरे से पूछा तुम क्यों सीख रहे हो? तो मैंने खुल के बता दिया ओबामा मक्खी पाल रहे हैं तो मैं भी पालूंगा। वो काफ़ी मैच्योर थे तो हंसे मुस्कुराए, आज भी फेसबुक से मेरे से जुड़े हैं। तो जब वो आर्टिकल शेयर करते हैं ना तो मैं उन चीज़ों को पढ़ता हूँ और आज भी मुझे प्रयागराज में हनुमान मंदिर के सामने जहाँ मधुमक्खी कंपनी बाग के बगल में ट्रेनिंग किया जाता है वो सारी चीज़ें याद है। तो वो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इनफैक्ट यूपी पीसीएस में पेपर बनाने में भी कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़े हुए हैं, हालांकि उन्होंने बताया नहीं। इतने एंगल है। तो एक उत्तर प्रदेश के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हेड, नाम भी है लेकिन बताऊंगा नहीं, जब इस तरह के आर्टिकल्स को शेयर करता है तो डायमेंशन देख लीजिए। क्योंकि यूपी पीएससी ने सिर्फ सिलेबस दे दिया है मधुमक्खी पालन, ये डायमेंशन नहीं दिया है। तो अगले आने वाले पेपर में 5-6 जो डायमेंशन होंगे सबको दो लाइन निकाल लीजिए, एनफ हो जाएगा। यही कारण है कि जब नए प्रश्न आ जाते हैं तो आप लोग गुम हो जाते हैं। दूसरी बात, 30% कंट्रीब्यूशन पूरे देश के एपीकल्चर में यूपी का है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये तो आप लिख लेंगे। तो 30% और ये वाला क्राइटेरिया कम से कम आपको याद होना चाहिए। आगे आइए,
17 नंबर के सवाल को देखिए क्या पूछ रहे हैं। यूपी के बायोडाइवर्सिटी जो भी प्लेसेस हैं उनकी सिचुएशन और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अब ये भी थका हुआ है, अब सिलेबस में है तो लिखना पड़ेगा, तो फिर याद रखिए 1+26 सॉरी 1+24, फिर वाइल्ड लाइफ, पहले एक लाइन में पहले ये इंट्रो के बाद, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर रामसर, फिर बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट। ये 4 पॉइंट बता देंगे, जैसे 10 हैं ये 24 हैं ये 1 है, ये तो याद ही हो गया 1 10 24। इंपॉर्टेंस तो वही 4-5 चीजें हैं भाई। क्या है इंपॉर्टेंस, तो मैं आपको खुद बता देता हूँ। प्रजातियों के संरक्षण में काम आते हैं, इकोनॉमिक बैलेंस में मेंटेन रखना में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं, इको टूरिज्म के सबसे बड़े सेंटर हैं, और वाटर प्रोटेक्शन में है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं, फॉरेस्ट्री वगैरह। तो यही 5 पॉइंट है, उठा के लिख दीजिए और ये सब रट लीजिए, ये हर जगह काम आएगा और हर साल इससे रिलेटेड थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट, यूपी में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में क्या अचीवमेंट रही है और बायोटेक का क्या रोल है। अब ये देखिए, ये प्रश्न अच्छा है। तो भाई इतने पशुओं के नए नस्ल डेवलप हुए हैं, इतना प्रोडक्शन हुआ है, फूड प्रोडक्शन में यूपी का ये रोल है, फूड ग्रेन में इतना हो रहा है, वगैरह वगैरह, और भी कई चीजें हैं। देखिए उसी में लिखना है। जब आप एग्रीकल्चर इंट्रो के बाद एनिमल हस्बेंड्री का रोल प्ले बताते हैं तो ये पहले लाइन में बताएंगे कि भाई इकोनॉमी में इनका रोल इंपॉर्टेंट है। आगे चेंज करेंगे क्या, यूपी फूड प्रोडक्शन में लीडर के रोल में है, इतने मिलियन टन, लाख मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ। दूसरा, जीएसडी में इतना कंट्रीब्यूशन है। तीसरा, लाइवली स्टॉक इनकम का एक बड़ा रिसोर्स है, इतने लाख करोड़ और इतने % जीएसडी में कंट्रीब्यूशन। एनिमल हस्बेंड्री के भी डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये 4 पॉइंट के बाद पैरा चेंज करेंगे और फिर बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है भाई। तो 4-5 चीजें होती हैं बायोटेक्नोलॉजी के रोल में। क्या भाई, नया जीएम क्रॉप आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, ऐसे क्रॉप्स आएंगे जो कीट और जो बीमारियां होती हैं उनको खुद लग सके, ऐसे क्रॉप्स आएंगे जो खुद रिप्रोडक्टिव हो सके, हेल्दी हो सके, और ऐसे क्रॉप आएंगे जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। तो जीएम क्रॉप के लिए इतना, अब पशुओं के लिए तो कर लीजिए भाई, देसी गाय की जगह जर्सी गाय आ जाएगी, दूध ज़्यादा आ जाएगा, नए नए नस्ल आ जाएंगे, उनके अंदर रोग से लड़ने की, फुट एंड माउथ डिजीज जैसे रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता आ जाएगी, गोबर में रहने पर उनको अन्य और बीमारियां नहीं होंगी और बेहतर नस्ल आएंगे। यही तो 4-5 पॉइंट है। एप्लीकेशन, मैं कह रहा हूं ना कि 2-2.5 घंटे भी अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, कैलकुलेट कर लीजिए 23 यूनिट हैं और सब पे 2-2 घंटा कर लीजिए ना, उतने देर में आपका पेपर 1 महीने में 5 और 1 महीने में 6 तैयार हो जाएगा। बशर्ते थोड़ा माइंड को चला के रखिए, और तोते की तरह रटेंगे तो रटते रहिए। इतनी मोटी मोटी बुक लोग छाप देते हैं और आप जाके खरीद भी लेते हैं और मनी में सोचते हैं वाह अब कंटेंट आ गया, पीसीएस बन जाऊंगा। ये बिल्कुल वही मेंटलिटी है कि वकील को फीस देने पर, डॉक्टर को फीस देने पर हम यही सोचते हैं मुकदमा जीत गए और बीमारी से मुक्ति मिल गई। उसी तरह किताब खरीदने के बाद लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन है, बट ऐसा होता नहीं है। मुकदमे में तारीख पे तारीख लगता है, डॉक्टर को फीस देने पर एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी होती है, और फिर एक किताब खरीदने के बाद दूसरी किताबों का चक्कर लगता है, तब तक जब तक कि आप अपने अप्रोच को चेंज न करेंगे। आइए यूपी की इकोनॉमी के स्ट्रक्चर, कैरेक्टर को बताएं और इंक्लूसिवनेस के एम्बिशन को गेन करने में यूपी की इकोनॉमिक पॉलिसियां कैसे हेल्पफुल हो रही हैं। सीधा सा पूछ रहा है, सबका साथ सबका विकास नामक योजना को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश की योजना कहां तक सक्सेस हो रही है। अब इस प्रश्न को जब लिखना होगा ना, तो अब आपको ये जानना होगा कि यूपी में गरीबी की, बेरोजगारी की, कुपोषण की, सीएमआर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की, एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या स्थिति है। उससे पता लग जाएगा कि विकास की जितनी नीतियां बनाई जा रही हैं वो आम पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं।
फिर आप कंपेयर करेंगे 2017 के पहले कैसा था, 2017 के बाद 2000 टिल 2025 तक कैसा रहा। कैरेक्टर क्या बताएं, वही इकोनॉमी बेस्ड एक्टिविटीज़ 18% फूड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडस्ट्री को बेच देते हैं, सर्विस सेक्टर को देते हैं, रीजनल इम्बैलेंस को दिखाते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड 24 करोड़ उपभोक्ता हैं। ये 5 पॉइंट हैं जो यूपी के कैरेक्टर को बताते हैं। इंक्लूसिवनेस में कैसे हेल्पफुल है, तो भाई बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो क्या होगा, तो भाई एक्सप्रेसवे इन्वेस्टमेंट का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, जो भी गलियारा बना है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव को बढ़ाने में हेल्पफुल होंगे। डिजिटल, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो मैंने काटा नहीं, रिफॉर्म। वैसे एक जगह भी मेरे राइटिंग में आप कतरन नहीं देखे होंगे, क्योंकि जब लिखते हैं ना तो दिमाग की दोनों नसें, 3 आँख रहता है, एक 2 यहाँ और एक यहाँ, त्रिनेत्र खुला रहता है। एक जगह बस ओवर राइटिंग हो गई, क्योंकि जेल पेन से लिख रहे थे तो ये करना पड़ा, अदरवाइज कहीं भी आपको ओवर राइटिंग नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें एक रो में मिलेंगे। गूगल पे सर्च करिएगा इस तरह की लिखावट वाली पर्सनैलिटियाँ कैसे होती हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और फिर इम्पैक्ट ऑफ टारगेटेड स्कीम्स, जो टेक युवा, समर्थ युवा, कंक्लूड क्या करेंगे, लेइंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस तरह के प्रश्नों को लिखने में आपका एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या रोल है, और यूपी के यूथ एक्टिव और स्किल्ड बने, इसमें इनकी कौन सी रोल हो सकती है और क्या चेंज करने की ज़रूरत है। जब इस तरह की बात करेंगे तो ट्रिपल पी क्या करता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल प्ले करता है। दूसरा, जितने भी आपके टेक्निकल एजुकेशन है उसके मॉडर्नाइजेशन का काम करता है। तीसरा, नए टेक्निकल या स्किल्ड कोर्स को लॉन्च करता है। चौथा, फंड अलॉटमेंट करता है। पांचवा, गवर्नमेंट के साथ मिलके ट्रेंड लोगों को करता है जो पुराने लोग हैं, और भी कई तरह की चीजें हैं। तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अब यूपी में देखना है कि यूपी में क्या, जैसे टाटा ये कर रहा है, विप्रो ये कर रहा है, 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आ गया। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंपनी जिनका फ़ायदा इतना होता है अपने कुल प्रॉफिट का 2% समाज के विकास में लगाते हैं, तो यूपी में ये हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट इतने कार्यक्रमों को इतने प्राइवेट सेक्टर या ट्रिपल पी के साथ जोड़ के इम्प्लीमेंट करे, यही है चीज़ें मैंने बिना देखे हुए आपको बताया है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि पेपर को कैसे पढ़ा जाता है और एक दिमाग में मोटे तौर पर फ्रेमवर्क क्या होता है, और बस अब आपको सिर्फ फैक्ट की जरूरत है। देखिए पब्लिक देंगे, हाँ भाई ट्रिपल पी का क्या है, मतलब स्किल डेवलपमेंट, ट्रिपल पी रोल, चेंजिंग एंड नीडेड, ऐसे अगर बांट के चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो एक बार में याद हो जाएगा। कैसे, रोल ऑफ ट्रिपल पी इन स्किल डेवलपमेंट, तो ये ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में है। इंडस्ट्रियल कि ड्राइविंग की भूमिका का रोल प्ले करते हैं, सीएसआर का रोल प्ले करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्पफुल होते हैं। ये 5 पॉइंट आप इसको करेंगे, पैरा चेंज करेंगे, क्या चेंज हो रहा है, वे टू ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब भूमिका में क्या परिवर्तन का इनिशिएट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल लिंक्ड सर्कुलम को बढ़ाने में यह एक्टिव है। दूसरा, प्रमोशन ऑफ एप्रेस फिर ये गड़बड़ मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, जो भी इच्छुक हैं जो चाहते हैं अप्रेंटिस, उनको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कराते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। और फिर सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करते हैं, ट्रेंड लोगों को गुणवत्ता सुधारते हैं, और निगरानी की जरूरत करें, मूल्यांकन की जरूरत है, सहभागी बनिए, रोजगार के साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को भी, एम्प्लॉयमेंट के साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। इतनी सारी बातें हुई,
जो मेन चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, GS6 में भरमार है फैक्ट की। GS6 में कॉन्सेप्ट भी है और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अगर गौर करेंगे ना तो 50% आपके प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जो आपके कॉमन सेंस या फिर आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पर आधारित है, अर्थात आपका माइंडसेट कितना एक्टिव है। एग्जामिनर यही जानना चाहता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं इसमें, ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसको देखने के बाद एकदम लग जाता है कि यहां पर सिर्फ ये माइंडसेट को चेक कर रहे हैं कि आपका माइंडसेट क्या 3 लाइन के फैक्ट को एक्सटेंड करके 6 से 7 लाइन तक पहुंचा सकता है। बस यही मतलब, आपको रिसोर्स कम भी दी जाए तो आप उसका यूटिलाइजेशन बेटर कर सकते हैं, बस यही चाहते हैं। बाकी सारी बातें हो गई हैं, आज की क्लास यहीं तक। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग ऐसे की। यहाँ भी देखिए ऐसे के ऊपर भी होमवर्क करके बैठा हूं, अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन पहले का डाला है, न्यू वुमन, ये कुछ शब्द हैं जरा याद रखिएगा। सिंगल वुमन, इंडिपेंडेंट वुमन, मदर विदाउट मैरिज, मदर विदाउट फादर, सिंगल मदर, इंडिपेंडेंट मदर, सरोगेसी मदर, वुमेन विदाउट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी बहुत कुछ। माई बॉडी माई लाइफ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन। औरतों का लक्ष्य मर्दों को खुश करना नहीं होना चाहिए, जो अभी मूवी आई है। दिस इज द न्यू फेस ऑफ इंडियन वुमेन। इट मीन्स भारत की नई नारी पूर्णतः मिथक है, बेबुनियाद और औचित्यहीन है। ये सिर्फ नगरों तक सीमित है, गांव का इलाका दूर दूर तक शामिल नहीं है। दर्जनों वीडियो है मेरे इस पर, लेकिन जब पिछली बार यूपी में एक बच्चे ने कहा सर आपका फंस गया, अरे भाई फंसा नहीं, यही हो ही रहा है पूरे भारत में। फंसता नहीं है, फंस तो गया बट उत्तर तुम लिख के आए। ये शब्द अगर तुम एक बार लिख दोगे ना तो 70% मार्क्स मिल जाएगा, इसी को एक्सटेंड करके। दैट इज द मिथ ऑफ न्यू वुमेन। ऐसे में डिस्कस करेंगे, मजेदार होने वाला है ऐसे का सेशन। कहीं भी पढ़ें, बट एक बार जब आप डिस्कशन देख लेंगे ना तो दिल और दिमाग पर ये सब सारी चीजें छाई होंगी, जैसे ये बात की। थैंक यू।